देख लीजिए कि ऐसा एक चुनाव है। अब चुनाव के बीच में दो-दो मुख्यमंत्री को अपने जेल में डाल दिया। अब नीतीश जी को भी एक तरह से कह लीजिए तो किडनैप कर लिया। 3 मुख्यमंत्री को सरकारों को बदलने के लिए, गिराने के लिए ये जो पूरे देश में चल रहा है, तो लोग तो चुनाव ही अगर इस देश में संदिग्ध हो जाए कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, तो लोकतंत्र का बचेगा क्या? इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री होगी, नहीं होगी कि बीजेपी और नीतीश कुमार के डील 2024 को लेकर है। 2025 को लेकर बीजेपी ये नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संभावना देखते हैं नीतीश कुमार आएंगे, इंडिया गठबंधन में वापसी होगी। नहीं, ये तो देखिए एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन हमें लगता है कि लोगों को जो बात समझ में नहीं आ रही है कि मोदी जी जब दिल्ली में आ रहे थे 2014 प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से मोदी जी को मान लिया था। उस समय नीतीश जी भाजपा से अलग हुए थे। उनका कहना था कि भाई अटल बिहारी और आडवाणी जी के साथ काम करना एक बात है, लेकिन अगर स्वाभिमान, अपना सम्मान लेकर के मोदी जी और अमित शाह के साथ कोई काम नहीं कर सकते। नहीं कर रही है, खेल बीजेपी का है। एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी का चिराग मॉडल है। पवन सिंह को आप अपने लिए चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और क्या आपको भी ये लगता है, आप भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही पवन सिंह को मैदान में उतारा है? अब लोग तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह को आसनसोल से उन्होंने घोषित किया था कैंडिडेट, बंगाल से वो तो बाकायदा घोषित उम्मीदवार थे। और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बंगाल की महिलाएं बहुत नाराज हो रही है, ये संदेश खाली, अब तो संदेश खाली भी एक्सपोज हो गया है कि वो भी एक तरह से झूठा एक मामला था, लेकिन संदेश खाली को लेके भाजपा जो नैरेटिव बनाना चाहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और पीएम के रोड शो से पहले इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा धमाका किया है। पीएम के रोड शो से पहले पटना में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के बड़े नेताओं का महाजुटान पीएम के रोड शो से पहले। इस पर बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़े कई सवाल हैं, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य खुद मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो से ही शुरू करते हैं सर। पहली बार पटना में रोड शो कर रहे हैं और उस सीट पर रोड शो कर रहे हैं, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं, जिसको बड़ा सुरक्षित माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पहली बार रात में रुक भी रहे हैं। हम पत्रकार जाहिर तौर पर उसको अलग नजरिए से देखते हैं। CPI-ML, और चूंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव है राजनीति का, आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? पहली बार ये हो रहा है। मोदी जी खुद तो परेशान है, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा पटना वालों को भी परेशान कर दे, अपनी परेशानी लोगों के साथ साझा करने आ रहे हैं। पटना में तो ऐसे आप देखिए कि बहुत चौड़ी सड़कें नहीं हैं, हमेशा ट्रैफिक, लोग परेशान रहते हैं। और कल तक तो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कब तक ये रोड शो खत्म होता है। जहां तक रोड शो की बात है, मुझे लगता है कि मोदी जी का एक पैटर्न है कि चुनाव में जब जब उनके मन में कोई संशय आ जाता है शायद ये चुनाव हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है, तो खूब हमने देखा कि रोड शो करते हैं। कर्नाटका का चुनाव था, आप सबको याद होगा, बजरंगबली का नाम लेकर के बेंगलुरु एकदम छान मारा उन्होंने, लेकिन परिणाम क्या निकला? तो हमें लगता है कि पटना में भी रोड शो कर लें, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम इससे कोई बदलने वाला नहीं है। और बिहार से लेके पूरे देश में हमें तो लगता है कि 4 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगा, मोदी सरकार लौट के नहीं आ रही है। जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं या इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, लालू यादव हो, आप लोग हो, लगातार ये बात कर रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। लोगों को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं इस चीज से कि वाकई इतना बड़ा खतरा इस देश पर है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते हैं तो? या लोग इसको राजनीतिक बयान के तौर पर ही ले रहे हैं? अगर राजनीतिक बयान के तौर पर लेंगे तो जाहिर है आपकी चुनौती और ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, लोग इसको महसूस कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि ऐसा एक चुनाव है, अब चुनाव के बीच में दो-दो मुख्यमंत्री को अपने जेल में डाल दिया।
अब नीतीश जी को भी एक तरह से कह लीजिए तो किडनैप कर लिया, 3 मुख्यमंत्री को सरकारों को बदलने के लिए, गिराने के लिए। ये जो पूरे देश में चल रहा है तो लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये जो चंडीगढ़ में किस तरह से वोटों की गिनती की गई, चंडीगढ़ मॉडल, लोग देख रहे हैं सूरत मॉडल, इंदौर मॉडल। तो चुनाव में अभी श्याम रंगीला तक का भी मैं ट्वीट देख रहा था कि बनारस में उनको नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं कि पहले 10 अपना प्रस्तावक जो है उसका आधार कार्ड का सब निकाल के दो। तो देश में लोग देख रहे हैं कि चुनाव गांधीनगर में अमित शाह के वहां लोगों को जबरदस्ती वापस कराया जा रहा है। तो पहले जो चुनाव जिस तरह से होता था वो ढंग से अब चुनाव हो नहीं रहा है, और बिल्कुल ये साफ लोग समझने लगे हैं कि मोदी जी दरअसल पूरे देश में वन नेशन वन पार्टी वन लीडर, यही उनका पूरा मॉडल है। और ये भारत में, देखिए भारत में लोकतंत्र के नाम पर चुनाव ही था, बाकी देश में संविधान है, संविधान के तहत लोगों को कुछ अधिकार मिले हैं, बहुत सारे अधिकार अभी भी नहीं मिले हैं। तो अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे, उसका एक स्पेस था, उसके लिए एक माहौल था, लेकिन कम से कम इतनी गारंटी थी कि चुनाव को लेके लोग भरोसा करते थे कि भाई 5 साल बाद चुनाव होगा और चुनाव में हम वोट डाल सकेंगे और अपनी बात कह सकेंगे। तो चुनाव ही अगर इस देश में संदिग्ध हो जाए कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, तो लोकतंत्र का बचेगा क्या, संविधान का बचेगा क्या? जो आरक्षण की बात आप कर रही है, आरक्षण के बाद भी इसको किन लोगों ने बहस शुरू की? ये तो मोहन भागवत ही थे जो 2015 में बिहार के चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा, और उसको खूब बुनाया भी आप लोगों ने। नहीं, पूरे बिहार के लिए, बिहार को लगा कि भाई ये तो आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं। और अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी को मैं सुन रहा था, वो अपने आरएसएस के लोगों को ही संबोधित कर रहे थे कि 2000 साल से इस देश में जातीय उत्पीड़न रहा है, और जाति के नाम पर जहां इतना उत्पीड़न हुआ है वहां अगले 200 साल तक आप आरक्षण को झेलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहें। तो किन से कह रहे हैं? ये तो आरक्षण मांगने वाले लोगों से नहीं कह रहे हैं, कि उनके संगठन के अंदर जो जबरदस्त आरक्षण विरोध, यही उनकी विचारधारा है, यही उनकी पूरे, आज भी आप देख लें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वही बात बोल रहे हैं। आप देख लीजिए कि वो ज्योति नरसिम्हानंद क्या कह रहे हैं, कह रहे सनातनी हिंदू राष्ट्र बने, वैदिक राष्ट्र बने। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं देश भर में, बिहार में भी 3 चरण में 14 सीटें निपट गई हैं। दूसरे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है, राजनीतिक जानकारों के बीच चर्चा है कि दूसरा चरण जो है वो नीतीश कुमार के लिए बड़ा भारी रहा है, जेडीयू के लिए बड़ा भारी रहा है। और दूसरे चरण से ये साफ हो गया है कि जो 40 की 40 सीटें जीतने का दावा एनडीए का है वो नहीं होने जा रहा है। 2024 के बाद की स्थिति क्या देखते हैं? इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री होगी, नहीं होगी? राजनीतिक जानकारों के बीच ये चर्चा है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के डील 2024 को लेकर है। 2025 को लेकर बीजेपी ये नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संभावना देखते हैं नीतीश कुमार आएंगे, इंडिया गठबंधन में वापसी होगी? नहीं, ये तो देखिए एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन हमें लगता है कि लोगों को जो बात समझ में नहीं आ रही है कि मोदी जी जब दिल्ली में आ रहे थे 2014 प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से मोदी जी को मान लिया था। उस समय नीतीश जी भाजपा से अलग हुए थे। उनका कहना था कि भाई अटल बिहारी और आडवाणी जी के साथ काम करना एक बात है, लेकिन अगर स्वाभिमान, अपना सम्मान लेकर के मोदी जी और अमित शाह के साथ कोई काम नहीं कर सकते, अलग हुए। तो जो 2014 में ही मोदी जी को एक तरीके से रोकना चाह रहे थे, और आज मोदी जी का जब जाने का समय आ गया, उस समय नीतीश जी क्यों गए? उनको पूरा सम्मान तो इंडिया गठबंधन में मिल रहा था, मुख्यमंत्री बने ही हुए थे। इसलिए नीतीश जी के बारे में तो कुछ कहना बिल्कुल मुश्किल है कि वो क्या सोच करके उधर गए, क्यों गए, क्या उनको मिलना है। मुझे लगता है कि नीतीश जी के अंदर जो भी सोच रही हो, बीजेपी की बात मैं समझ सकता हूँ कि बीजेपी को नीतीश जी की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि भाई अगर कोई यहाँ बैसाखी नहीं है तो अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो 2015 के विधानसभा चुनाव में साफ हो गया था। और अब हमें लग रहा है कि भले नीतीश जी को साथ ले लिए,
मांझी जी को भी साथ ले लिए, चिराग पासवान को भी साथ ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव पूरे देश में बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव था, वो लौट कर आने वाला नहीं है। 20 के विधानसभा में बिहार जहां पहुंचा था करीब 50-50, उससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती को कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत दिलचस्प दोस्ती है। चिराग पासवान हाल के दिनों तक कहते रहे इन्होंने तो हमारी राजनीतिक हत्या की कोशिश की है, मेरे पिता का अपमान किया और न जाने क्या क्या कहते रहे, और ऐसा लग रहा था कि कभी कोई दोस्ती होगी नहीं। चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार के घर जा रहे हैं, नीतीश कुमार चिराग के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब मामला है। बिल्कुल। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से लोजपा को जदयू के खिलाफ खड़ा किया था विधानसभा चुनाव में, और ये करते करते अभी ये स्थिति है कि एनडीए में जो पूरा गठबंधन है वो आपस में लड़ता हुआ गठबंधन है, वो आपस में कोई एकताबद्ध गठबंधन नहीं है। ये तो चुनाव में भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ आप देख लीजिए, हम लोग 5 पार्टी थे, मुकेश सहनी जी भी आ गए, 6 पार्टी यहाँ बन गई। तो ये बढ़ता हुआ गठबंधन है और आपस में काफी जबरदस्त एकता है, और हमें लगता है कि इस चुनाव के बाद पूरे देश में ही अब इंडिया गठबंधन का और ज्यादा बिखराव का समय आया। एक कुछ पार्टियां थी जो इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जो पार्टियां नहीं थी, बाहर से समर्थन देती थी, वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल। हमें लगता है कि इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से अभी नवीन पटनायक के साथ बर्ताव कर रहे हैं मोदी जी, जिस तरह से वाईएसआरसीपी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये पार्टियां भी जो बाहर से रह करके बीएसपी पर जिस तरह से दबाव डाल करके उन्होंने कैंडिडेट बदलवाने से लेकर के आकाश आनंद को अपनी तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कराने का काम किया, तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग देने वाली पार्टियां इस देश में आपको अब मिलेगी नहीं। इस अस्तित्व खत्म हो जाएगा जेडीयू का, चिराग पासवान की पार्टी का, आप कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। अस्तित्व खत्म हो चाहे ना हो, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के जो झेल रहे हैं, नीतीश जी तो यही इसीलिए गए ना कि पार्टी के अंदर दबाव था कि भाई हमारे 16 सांसद थे तो 16 सीट लेकर के गए। लेकिन बीजेपी के साथ जा करके भी अगर पूरे सीटें उनकी घट जाए तो कुल मिलाकर के पार्टी के अंदर एक बहस तो होगी कि भाई हम जिस कारण से आए और यहाँ आकर के भी वही नुकसान, कैलकुलेशन गलत हो गया, बिल्कुल गलत हुआ। सीपीआई एमएल काराकाट लोकसभा सीट लड़ रही है और लड़ाई वहां त्रिकोणीय हो गई है, पवन सिंह भी वहां मैदान में है। इस बात की चर्चा भी है कि पवन सिंह मुश्किल बने हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और पवन सिंह बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। ये खेल बीजेपी का है, एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी का चिराग मॉडल है। पवन सिंह को आप अपने लिए चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और क्या आपको भी ये लगता है, आप भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही पवन सिंह को मैदान में उतारा है? अब लोग तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह को आसनसोल से उन्होंने घोषित किया था कैंडिडेट, बंगाल से वो तो बाकायदा घोषित उम्मीदवार थे, और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि बंगाल की महिलाएं बहुत नाराज हो रही है, ये संदेश खाली, अब तो संदेश खाली भी एक्सपोज हो गया है कि वो भी एक तरह से झूठा एक मामला था, लेकिन संदेश खाली को लेके भाजपा जो नैरेटिव बनाना चाहती थी, पवन सिंह अकेले ही उस पूरे नैरेटिव को खत्म कर देते, तब इन्होंने पवन सिंह को वहां से हटाया। तो पवन सिंह तो उन्हीं के थे, और अभी भी ये लोग इसीलिए मान के चलते हैं कि उन्हीं के हैं, और खेल क्या है ये तो ये लोग बताएंगे। लेकिन अगर हमसे आप पूछेंगे तो हमारे लिए इस बार का जो चुनाव है देश में, ये बिल्कुल सीधी लड़ाई है। देखिए, कैंडिडेट कहीं 3 हो सकता है, कहीं 5 हो सकता है, कहीं 10 हो सकते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लड़ाई जो है वो बिल्कुल सीधी है। एक तरफ इस देश के अंदर संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना, ये इस देश के सामने देश लड़ रहा है। इसके लिए बेरोजगार जो है वो लड़ रहे हैं रोजगार के लिए, किसान लड़ रहे हैं अपने एमएसपी के लिए, महिलाएं अपनी सुरक्षा सम्मान के लिए। तो देश के सामने मुद्दा बिल्कुल साफ है। अब दूसरी तरफ ये खतरा है तानाशाही का, तो तानाशाही के खिलाफ एक एकताबद्ध लड़ाई है देश में। बाकी कहीं 3 कैंडिडेट, कहीं 5 कैंडिडेट, कहीं 10 कैंडिडेट, कोई फर्क नहीं। एक आखिरी सवाल है, सवाल यह है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजर रही थी, तो तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे थे राहुल गांधी की, स्टीयरिंग उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दी थी। बिहार में तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, चुनाव एक तरह से प्रचार प्रसार की जो स्टीयरिंग है वो भी तेजस्वी यादव के हाथों में है।
आपके राजनीतिक विरोधी मतलब इंडिया गठबंधन के राजनीतिक विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने दूरी बना रखी है, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता बिहार नहीं आ रहे हैं। ये एक रणनीति के तहत आपने लोकसभा चुनाव की गाड़ी ड्राइव करने के लिए तेजस्वी यादव को दे दी है, या वाकई कांग्रेस के बड़े नेताओं को आना चाहिए, कमी रह गई है? आज तो खरगे जी आए, समस्तीपुर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लालू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए, मनोज झा जी थे। तो हमें लगता है कि बात ये नहीं है, कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर बिहार इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और खासकर उत्तर प्रदेश जहां बहुत ज्यादा हमें लगता है कि चीजें दांव पर है। तो इसलिए ये तो अब पार्टियां अपने अपने हिसाब से ताकत लगाती है, और पूरे भारत जोड़ो यात्रा में भी यहीं से गुजर करके गए हैं, कई सभा भी यहाँ हुई। मतलब विधानसभा चुनाव के लिहाज से उसकी रणनीति के तौर पर आपने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से आगे किया हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे बड़ी भूमिका भी प्रचार में उसकी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मसला है। अब आप झारखंड देखिए, वहाँ हेमंत सोरेन जी जेल में है, लेकिन कल्पना सोरेन जी अब उनको भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो जेल में एक बड़ी भूमिका में झारखंड में है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री को किडनैप कर लिया, मुख्यमंत्री का अपहरण कर लिया है, नीतीश कुमार का अपहरण कर लिया बीजेपी ने, और कितने मुख्यमंत्री अपहरण होने वाले हैं? अपहरण होने वाले, जेल में जाने वाले, लेकिन अब जब मोदी जी खुद ही जब नहीं रहेंगे तब तो सवाल ही खत्म हो जाएगा, खतरा टल जाएगा। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे, और लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए कई सवालों पर बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।